मामा की बेटी। आज प्रभु की असीम कृपा है, घर है, वैभव है, संतानें हैं और जीवन के सभी सुखों को हम दोनों भाई अपने परिवारों के साथ हमारी माँ की छत्र छाया में भोग रहे हैं। मेरे और छोटे भाई समर की उम्र में करीब 10 साल का अंतर है। मेरी भी उम्र अब करीब 45 की हो चली है, पर आज भी बचपन की वह घटना मैं नहीं भूल पाता हूँ। नन्हे समर का वह वाक्य आज भी कई बार नींद से उठा देता है। उस समय मेरी उम्र करीब 15-16 बरस की रही होगी। हम लोग शहर के दूसरे छोर में एक बड़े से बंगले नुमा घर में रहते थे। हम नीचे रहते थे और ऊपर की 2 मंजिलों पर हमारे 5 मामा अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। नानी पहली मंजिल चढ़ते ही बाएं तरफ एक बड़े से कमरे में रहती थी। पूरे बंगले पर पिताजी की हुकूमत चलती थी। एक तो घर के दामाद थे, दूसरे सभी मामाओं का जीवनोपार्जन भी किसी न किसी रूप में उनकी ही सहायता से चलता था। हम दोनों भाई भी 2 राजकुमारों की तरह रहते थे। दोपहर में जब माँ समर को खिला रही होती थी और पिताजी आते थे, तो कोई न कोई मामी आकर समर को उनकी गोद से लेकर कहती, जी कुंवर जी आए हैं, जाइए उन्हें खाना परोसिए और उनका ध्यान रखिए, समर को तो हम खिलाएंगे। घर के भी सारे काम माँ से पूछकर ही होते थे। सभी मामा और मामी उन्हें पूर्ण आदर देते थे और माँ भी उसी तरह सभी चीज़ें नानी से पूछकर या उन्हें बताकर ही करती थीं। एक तरह से नानी के महामंत्री थी हमारी माँ। मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ता था। उस दिन अचानक स्कूल की खिड़की से मैंने बड़े मामा को स्कूल के अंदर आते देखा। थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी चपरासी मुझे बुलाने आया। बाहर मामा प्रिंसिपल सर से बात कर रहे थे। प्रिंसिपल सर ने मेरे सर पर हाथ फिराया और बोले, बेटा मामा के साथ घर जाओ। कुछ अशुभ घटने का एहसास हो रहा था, लेकिन मामा ऊपर से सामान्य होते हुए बोले, तू सीधा घर जा, मैं समर को उसके स्कूल से लेकर आता हूँ। घर के बाहर बहुत से रिश्तेदार और पड़ोसी इकट्ठा थे। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अंदर जाते ही जिस अशुभ की मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था, वह सामने आया। बाबूजी का शरीर सफ़ेद चादर से ढका नीचे रखा था। सिरहाने दीप जल रहा था। मैं भागकर माँ के पास गया। वह मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। सभी लोगों की आंखों में आंसू थम ही नहीं रहे थे कि बाहर से समर की आवाज़ आई, अरे हटो, मुझे अंदर जाने दो। सबको हटाकर जब वह अंदर आया तो बोला, अरे यह क्या, बाबूजी को बाहर नीचे क्यों लिटा दिया? तबीयत खराब है तो अंदर ले चलो, मैं उनके पास बैठूंगा। माँ रो मत, बाबूजी अभी ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे समर को भी समझ आ गया कि बाबूजी अब कभी वापस नहीं आएंगे। 13वीं के बाद रिश्तेदार भी अपने कर्तव्य वचनों का ज्ञान देकर चले गए। अड़ोसी पड़ोसी भी यदा कदा आकर मामाओं से कहते, अब तुम लोग ही इन बच्चों के पिता समान हो, और माँ को समझाते कि अब तुम्हें इन बच्चों की खातिर ही जीना है। महीना होने पर घड़ा भरने के दिन भी कुछ लोग आए, लेकिन वह औपचारिकता या दिखावा ज़्यादा था, संजीदगी कम थी। लेकिन हाँ, उस दिन समाज को खिलाने के लिए मामाओं के व्यवहार में कुछ कंजूसी का आभास दिखा। उसके बाद तो साल भर हर महीने घड़ा भरने के दिन सिर्फ परिवार के लोग ही रहते थे। दुनिया में सबसे कम उम्र होती है सहानुभूति की, बिल्कुल शमशान वैराग्य की तरह। बाबूजी को जाकर 1 साल हो गया था। हो सकता है उस समय मामा लोगों ने भी सोचा होगा कि बहन और उसके बच्चों को कोई कमी महसूस ना होने देंगे। पर साल खत्म होते होते निजी आवश्यकताओं या पत्नियों और बच्चों के दबाव में देखते ही देखते घर का हुलिया ही बदलने लगा। जगह कम पड़ने का बहाना बनाकर और माँ को भी दिन भर साथ रहेगा यह कहकर नानी को भी पहली मंजिल से नीचे हमारे साथ रख दिया गया। समाज में दलीलें दी कि नानी की उम्र हो गई है, चढ़ना उतरना मुश्किल होता है और जो भी मिलने आएगा
उसे नानी का आशीर्वाद नीचे से ही मिल जाएगा। इस तरह दूसरी और तीसरी मंजिलों पर मामाओं का आधिपत्य हो गया और मामी को भी पूरी हंसने खेलने की आज़ादी अपनी देवरानी जेठानियों के साथ मिल गई। सास का डर और संकोच सब जाता रहा। जैसे ही मेरी हायर सेकेंडरी खत्म हुई, एक दिन बड़े मामा ने माँ से कहा कि बहन, आजकल आमदनी कम और खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए मुझे आगे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहो कि कल से मेरी दुकान जाकर संभाले। एक तो घर का आदमी घर का ही होता है और फिर नौकर की तनख्वाह के पैसे भी बच जाएंगे और यह भी इधर उधर भटक कर आवारागर्दी नहीं करेगा। माँ के लिए तो यह बहुत बड़ा आघात था, पर बेचारी बोल भी क्या सकती थी। मैं तो इसी बात से खुश था कि उन्होंने समर की पढ़ाई छुड़ाने की बात नहीं कही। धीरे धीरे हालात बद से बदतर होने लगे। जहाँ मामी समर को माँ की गोद से ले लेती थीं कि इसे हम खिलाएंगे, आप आराम करो और बाबूजी को जिमाओ, वहीं अब वही ताने मारती थीं कि जी क्या बच्चे को गोद में लिए बैठी हो, तुम्हारे भाई लोग आने वाले हैं, उनके लिए खाना कौन बनाएगा। घर में सभी रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का आना जाना पहले से और बढ़ गया था। तीज त्योहार पर भी अधिक रौनक और खान पान होने लगे थे, पर सब में पिसती तो माँ ही थी। सब उसे ही संभालना पड़ता था। चूल्हा और रसोई यही उसका काम और घर हो गए थे। इन सब में बेचारी नानी कुड़ती रहती थी। बेटी और हम नातियों की दुर्दशा देखकर आंसू भी तो नहीं बहा सकती थी और ना ही किसी से कुछ कह सकती थी। इन परिस्थितियों में मैं कम उम्र में ही समझदार हो गया था और इसी वजह से एक बात मुझे सदा खुश या चिंता मुक्त रखती थी कि बड़े मामा की बड़ी बेटी लाली की जान समर में बसती थी। समर का वह खूब ध्यान रखती। समर भी दिन भर उसके पीछे लाम डोरी की तरह घूमता रहता था। इसी वजह से दिन भर पिसने के बाद भी माँ को थकान महसूस नहीं होती थी। लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं और जिस पर बड़ी बेटी होने के नाते मामा भी उसके रिश्ते की उधेड़ बुन में जुटे रहते थे। एक दिन उज्जैन शहर से लाली के लिए रिश्ता आया। घर परिवार भी अच्छा था, लड़का देखने में भी अच्छा था और इकलौता बेटा होने से पिता की सारी जायदाद का वारिस भी था। कारोबारी लोग थे, इसलिए उन्हें दहेज आदि का लालच भी नहीं था। बस वह तो अपने घर के लिए एक सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्या वधू के रूप में चाहते थे, जो सारे के सारे गुण लाली में थे। तब फिर क्या था, आनन फानन में रिश्ता पक्का हो गया। नेग आदि की रस्में भी हो गईं और पहले सगाई फिर शादी की तारीखें भी पक्की हो गईं। रोज शाम को नीचे आंगन में विवाह की तैयारी के लिए मंत्रणा करने के लिए सभी इकट्ठा होते थे। इतने बड़े परिवार में रिश्ता हुआ है, वहाँ कोई कमी न रहे, इसलिए खर्चों को कम करने के लिए रास्ते ढूंढे जाने लगे। सगाई पर तो कम ही लोग रहेंगे और उनका खाना तो माँ अकेले ही संभाल लेंगी। मामियाँ कुटिलता से यह कहती और साथ ही मलहम लगाने के लिए यह भी कह देती कि और फिर हम सब भी तो हैं माँ का हाथ बटाने के लिए। फालतू हलवाई पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। सगाई में आए सभी रिश्तेदार मामा के भाग्य से ईर्ष्या कर रहे थे कि इतना अच्छा घर और लड़का कैसे मिल गया। देखते ही देखते शादी भी सर पर आ गई। खूब जोर शोर से तैयारियां होने लगीं। सब लोग बहुत खुश थे, पर लाली कभी कभी उदास हो जाती थी। एक तो नई जगह जाने का भय और दूसरे समर से बिछड़ने की कल्पना ही उसे उदास कर देती थी। उसकी भी तो जान छोटे समर में ही बसती थी। बारात आई, हंसी खुशी के साथ सारे रीति रिवाज पूरे हुए। मंगल परिणय होने के बाद तारों की छांव में विदाई का मुहूर्त था। विदाई के समय तो क्या वर पक्ष और क्या वधू पक्ष, सभी की आंखें नम हो जाती हैं। खुशी में भी गम का माहौल बन जाता है। लाली सबसे गले लग लग कर जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह शायद जानबूझकर समर की तरफ देख भी नहीं रही थी। कंवर साहब की भी आंखों में पानी था। समर को अपनी यह उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई। अचानक वह सबको हटाकर लाली की गोद में चढ़ गया। पहले तो दोनों बहुत रोए, फिर लाली के आंसू
पोंछता हुआ बोला, जीजी मत रो, मैं जीजा से कह दूंगा, वह नहीं मरेंगे, तू विधवा नहीं होगी, नहीं तो तुझे भी माँ के जैसे सब काम करने पड़ेंगे।